नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। टॉपिक के साथ-साथ चल ही रहे होंगे आप लोग। तो अगर आप टॉपिक के साथ-साथ चल रहे हैं तो अपन ने 2 क्लासों के माध्यम से कम 4-5 टॉपिक है वो क्लियर कर लिए हैं। थ्योरीज़ की थ्योरी के द्वारा। क्वेश्चन लास्ट में अपन क्वेश्चन के माध्यम से एक बार और इनका रिवीजन कर लेंगे ताकि जो ये अपने टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। जो मैंने पिछली जो क्लास करवाई थी उसमें अवयव अपना टॉपिक चल रहा था और लास्ट में मैंने कुछ एक प्रश्न आपको करने के लिए दिए थे। उन प्रश्नों के जवाब चलिए ये थे। पहला प्रश्न था मेहनत करो ताकि सफल हो सको और रेखांकित पद में जो ये इसमें कौन सा किस प्रकार का अवयव है ये आपको बताना था। चलिए इसका जवाब है समुच्चय बोधक। अभी केवल आंसर बताया जाएगा क्योंकि इसको डिटेल में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये कौन सा है? समुच्चय बोधक अवयव। इसके भी 2 भेद अपन ने पढ़े थे। ये दूसरा है राधा घर पर ही है, तो ये ही, तो, भी इत्यादि जो थे ना वो अपन ने निपात में पढ़े थे। क्या क्या इसका आंसर? निपात। दूसरा ये भी निपात। माताजी तो बीमार है। पांचवा है मैंने बहुत खाना खा लिया, तो ये बहुत अगर किसी विशेषण के आगे आए तो विशेषण की विशेषता बताता है, परंतु अगर यहाँ पर जैसे खाने की मात्रा बता रहा है तो ये है। और आगे है क्रिया, तो ये क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी किस प्रकार की विशेषण की विशेषता बता रहा है? क्रिया की, खाना खाया जा रहा है, क्रिया हो रही है, इसलिए कैसी हो रही है? बहुत कम। ये हमने किस में पढ़ा था? परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण इसका उपभेद था परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अगर डायरेक्ट क्रिया विशेषण आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर उपभेद आ जाए तो फिर सबसे पहले उपभेद ही जो है प्रायोरिटी रखेंगे, ना कि ये। अगला था सुरेश बाजार गया और पुस्तक लेकर आया। अपन ने पढ़ा था समुच्चय बोधक के उपभेदों के बारे में। तो यहाँ पर देखो उपभेद, ये तो हाँ ठीक है, ताकि भी समुच्चय बोधक का ही अ, उदाहरण है। और इसमें ये बताओ चलो समुच्चय बोधक के 2 भेद अपन ने पढ़े थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो ये किस प्रकार का जो और है वो कौन से प्रकार का अवयव है? तो चलिए इसका आंसर है समुच्चय बोधक में समानाधिकरण। समानाधिकरण। और किसका उपभेद है? समुच्चय बोधक। परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, जब 2 समान पदों को आपस में जोड़ने के लिए जिस अवयव का प्रयोग किया जाए वह समुच्चय बोधक अवयव, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव होता है, जिसमें और, तथा, एवं इस प्रकार ये एग्जाम्पल होते, डिटेल में अपनी पिछली क्लास में पढ़ाई था। ठीक है। सॉरी। ये अपन का पिछली क्लास का जो कार्य था। आज का जो है अपना टॉपिक रहेगा संधि। पदबंध के बारे में मैंने कहा था क्लास में, लेकिन पदबंध पढ़ेंगे हम वाक्य रचना के साथ। ठीक है, उस वक्त जो है वो आसान रहेगा। आज का अपना टॉपिक है अब से संधि। संधि जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए एक बार इसको कंटिन्यू रखते हैं, इसकी सारी क्लासें हो जाए, उसके बाद अपन बाकी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज से पढ़ेंगे अपन संधि के बारे में। संधि क्या है? संयोग है या फिर मेल है, ये अपन जानेंगे। संयोग क्या होता है, मेल क्या होता है, संधि के साथ संधि का अपोजिट क्या है। तो संधि के साथ जो है लगभग 2 शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे अपन विग्रह भी बोल सकते हैं या विच्छेद भी। मैं इसको अगर समान रूप से साधारण रूप में कहूंगी, परिभाषा कि संधि होती है, तो संधि होती है सॉरी, 2 वर्णों का योग। संधि क्या होती है? 2
या दो शब्दों का योग? नहीं, दो वर्णों का योग। जो स्वर अथवा व्यंजन कोई भी हो सकते हैं, स्वर अथवा व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन, इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। क्या है ये? जैसे तो सबको पता ही है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, कितने हैं, कौन-कौन से मात्राओं में काउंटिंग होते हैं, कितनी मात्राएँ होती हैं। और अगर यहाँ पे मान लो मैं ये कहूँ 2 शब्दों का, तब वो क्या होगा? तब वो होगा समास, ना कि संधि। संधि में हमेशा 2 वर्णों का योग होता है और 2 शब्दों का योग जो जहाँ पे होता है, वो होता है आपके समास। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ही शब्द लिखूँ, विद्यालय। विद्यालय। इसके मैंने 2 रूप लिखे, मान लो एक तो विद्या, धन, आलय, ठीक है? एक मैं लिखूँ विद्या के लिए आलय। तो ये दोनों रूप क्या है? ये तो है आपकी संधि और ये क्या है? समास। कौन-सा? ये जब अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तत्पुरुष समास, ठीक है? दोनों ही शब्द के ये अलग-अलग रूप है। यहाँ पर क्या हुआ है? विद्या, आ और आ, इन 2 वर्णों का योग बनकर जो है इस वर्ण का निर्माण हुआ है। तो 2 वर्णों का योग क्या है? संधि। जबकि समास है वो शब्दों का योग है और यहाँ पर जब व्यास को, ये व्यास की कंडीशन है, मतलब विस्तारित करना, और इसको जब समास की कंडीशन में लाया गया है, व्यास का अपोजिट क्या होता है? व्यास, समास और व्यास, ठीक है? तो इसमें जब इसका अपोजिट होता है तो इसका लोप हो जाता है। जब आप व्यास का आपस समास में तब्दील करते हैं, तो आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है इसी समास को व्यास में परिवर्तित करने के लिए, तो उन शब्दों का क्या हो जाता है? विलोप हो जाता है। अर्थ दोनों का एक ही है, ठीक है? तो ये इस प्रकार संधि क्या है? संधि 2 वर्णों का योग है, ना कि 2 शब्दों का योग। अब आइए चर्चा करते हैं अपन आगे की संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि है हमारे पास 3 प्रकार, मुख्यतः संधि के भेद। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। इस व्याकरण से जुड़ा जितने भी प्रश्न जुड़े हुए 6 टू 8 वाले क्लासों में, वो सभी अपन जो है सॉल्व करेंगे। अपन पहले व्याकरणिक इकाइयाँ जो जितनी भी हमारे पास है, पहले उनको विस्तार से पढ़ लें, फिर जितने भी 6 टू 8 हो या 6 टू 10 सारी व्याकरण जो है अपन यहाँ पर निकाल लेंगे एक बार। क्योंकि अगर किताबों के माध्यम से व्याकरण पढ़ेंगे तो फिर वो है कि वहाँ पे कंटिन्यूटी तो है नहीं। कहीं पर संधि आ रहा है बीच में, कहीं समास आ रहा है, कहीं उपसर्ग, कहीं प्रत्यय। तो एक बार इनको टॉपिक वाइज़ निकाल लेते हैं, उसके बाद उन किताबों में जितने भी क्वेश्चन आए, क्योंकि बेस तो आपका वही है, साफ-साफ दिया हुआ है भई 6 टू 8 और 10th लेवल तक की जितनी भी आपकी व्याकरणिक हिंदी में जितने भी व्याकरणिक प्रश्न हैं, वो लगभग आने हैं। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले या उन पर सरसरी नज़र डालने से पहले अपन पहले क्या करते हैं, इनको इकाई वाइज़ जो है इनका अध्ययन कर लेते हैं। फिर क्या है कि उन प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो अपन को आसानी रहेगी। तो ये तय है, किताबों में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, वो भी सब अपन यहाँ निकालेंगे। लास्ट ईयर के जितने भी आपके पेपर है, उनमें जितने भी व्याकरणिक प्रश्न हैं, उनको भी अपन जो है सॉल्व करेंगे। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं क्लासों में, तो आपको जो है कहीं और ताका-झाकी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आराम से आप जो है हिंदी
रीड की जो हिंदी की क्लास है वो अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आप इसमें आराम से अपने नंबर जितना आप चाहते हैं उतने बना सकते हैं। जितना आप चाहते का मतलब 30 में से 30 ही तो, 30 से बाहर तो निकल नहीं सकते। तो ये अगर मेरी गारंटी है कि आप लोग अगर कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो आप पक्का इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। बस जुड़े रहना है। ये नहीं कि बस 1 क्लास देख ली, 2 क्लास देख ली और फिर भटक गए। एक कंटिन्यूटी भी ज़रूरी होती है। टॉपिक क्लियर होने के साथ-साथ एक कंटिन्यूटी, एक दिन क्लास देख ली, 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन देख ली। ऐसे फिर क्या है कि आपकी अपनी कंटिन्यूटी भी बाधित हो रही है और उस वजह से आप अगर 1 या 2 दिन भी स्किप करते हैं, तो यकीन मानिए फ़र्क तो पड़ता ही है। अब बात करते हैं संधि में, जो है कि अपन ने चलो पहले थोड़ा स्वर और व्यंजन, वर्ण, ये छोटी-छोटी बातों के बारे में अपन जानकारी हासिल करते हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, आखिर वर्ण क्या है, ठीक है? तो अगर आपसे बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? चलो मैं यहाँ मान लो तो कुछ एक बिंदु लिख रही हूँ, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, पदबंध जब अपन पढ़ेंगे वाक्य और पद ये पढ़ेंगे तब पदबंध पढ़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में कहा था, लेकिन फिर बाद में दिमाग में आया कि इनके बारे में जानकारी जब दी जाएगी तभी पदबंध पढ़ाएँगे ताकि जो है टॉपिक का आपस में लिंक हो। अब मैं आपसे पूछूँ कि आपके सामने ये 5 प्रकार के शब्द मैंने लिखे और इनमें से मैं पूछूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो लगभग तो सबको पता है ये 3 तो होने से रहे। इनमें कन्फ्यूज़न रहता है, या तो वर्ण है या ध्वनि है। तो आपके सामने 2 प्रकार के प्रश्न हैं मान लो, अगर मैं रख दूँ तो ज़ाहिर-सी बात है आराम से आप उसका जवाब दे पाओगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक तो ये प्रश्न है और एक आपके सामने ये प्रश्न है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। तब क्या कहेंगे? ज़ाहिर-सी बात है जब मैंने 2 प्रश्न लिखे तो 90% अपने आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि अगर पूछा जाए आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तब तो होता है ध्वनि। क्योंकि यहाँ पर लिखित और मौखिक इंगित नहीं किया गया और ध्वनियों में बहुत सारी ध्वनियाँ ऐसी भी है जिनको आप लिख नहीं सकते, जिनको केवल उच्चारित किया जा सकता है, लिख नहीं सकते, ठीक है? इसलिए अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भई बोली जा रही है वो भी तो भाषा ही है, भले ही वो सांकेतिक है, मौखिक है, सांकेतिक में इशारे वगैरह, अब वो उनको आप लिख थोड़ी सकते हैं, तो वो तो भाषा में शामिल है ही। हर समाज के या हर प्राणी के अपने तरीके हैं, किसी भी भावना को समझने के लिए, तो वो सभी भाषा में शामिल होते हैं, परंतु उनको लिख नहीं सकते, इसलिए वो क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो लिखी भी न जा सके, तो वो ऐसी ध्वनि ही हो सकती है, ध्वनि के माध्यम से हम उनको प्रकट करते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी ध्वनि। और अगर पूछा जाए कि लिखित भाषा की, तो ज़ाहिर-सी बात है वर्ण। किसी भी भाषा की शुरुआत वर्ण से होती है और वर्ण से अपन जो है शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द से पद का और पद से वाक्य का। इस प्रकार अपना जो है पूरा कंप्लीट जो है वाक्य का निर्माण होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है भाषा का निर्माण। अब बात आती है वर्ण क्या है? ये तो हो गई ध्वनि, वर्ण। वर्णों में शामिल है अपने स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन। इनकी अगर आपसे
पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं और टोटल कितने होते हैं, तो टोटल। और अभी-अभी आयोग के द्वारा एक और वर्ण को जो है मान्यता मिल गई है, तो मिलाकर कितने हो गए अब 53। और जिसको आयोग ने मान्यता दी है, वो कौन-सा वर्ण है? वो ये वर्ण है, ळ, जिसको बोलते हैं ना ळ, ये। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ळ जिसको बोलते-बोलते मल्लड़, ळ। इस प्रकार 53 वर्ण आ गए हैं। शायद ये ना पूछा जाए और पूछा अगर जाए और ऑप्शन में हो तो कर देना। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं अपने 13। और व्यंजन कितने होते हैं? बताइए? 36। कितने होते हैं? 36। नहीं 36 नहीं है। सही है 36। लेकिन 36 और 13 मिलकर कितने हुए? ये तो हुए 9 और 4 49। तो फिर बाकी के 3 कौन से? तो आइए अब चर्चा करते हैं इनके बारे में, ठीक है? 13 कौन-कौन से हैं? पहले उनको जान लेते हैं। उनमें भी हिंदी संस्कृत वाला लफड़ा भी है अपने। भाई जिन लोगों के संस्कृत और हिंदी दोनों सब्जेक्ट है, उनको तो स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदी में किन-की काउंटिंग है, संस्कृत में किन-की काउंटिंग है और हिंदी में किनको स्वर कहा जाता है, संस्कृत में किनको क्या कहते हैं। तो ये अपने को पता करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले स्वर, ये अपने ए, आ, ई, ई, कहीं छूट जाए तो फिर सॉरी भाई। ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, एक री रह गया भाई। ऊ, ऊ, री, ठीक है? और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है? ये हो गए आपके 13 स्वर। अब बात आती है व्यंजन। व्यंजन में आपके अंग, कंठ ध्वनियाँ, उसके बाद च से य तक तालव्य ध्वनियाँ, उसके बाद ट से ण तक ये आपके मूर्धन्य ध्वनियाँ, उसके बाद त से न तक ये आपके दंत ध्वनियाँ, प से म ये पांचों आपकी ओष्ठ ध्वनियाँ, ये आपके अंतस्थ ध्वनियाँ, श, श, श है। ये है आपके ऊष्मीय ध्वनियाँ, क्ष, त्र, ज्ञ। इनको इतना बड़ा लिखा है, थोड़ा-सा इनको भी जाना पड़ेगा। ये है आपके संयुक्त व्यंजन।
क्योंकि ये जो है दो व्यंजनों के योग से बना है। जैसे ये है क्षय आपका क और शय के योग से, त्र है आपका त और र के योग से, ये है आपका ज और इसके योग, ठीक है। ये इनके योग से बना है, इसलिए संयुक्ताक्षर व्यंजन बोला जाता है इनको। अब इनका अगर काउंटिंग देखें तो ये टोटल हो गए आपके 36। 3 बच गए। 3 कौन से बचे? वो 3 ये बचे। अपन जो ये पढ़ते हैं ना क, ख, ग, घ, ड़, वो ड़ नहीं होता, वो क्या होता है? अंग। अंग कौन सा? ये वाला। ये जो लास्ट में पढ़ते हैं ना, औ, औ, अंग, अ, तो ये अंग है, ये ना कि ड़ जो है अपने आप में ये एक अलग व्यंजन है, जो ऐसे लिखा जाता है। इसमें बिंदी इधर लगती है, ना कि इधर। तो ये दोनों अपने आप में अलग-अलग है। कितने हुए? 50। एक आपके क्षत्रज्ञ, एक और है व्यंजन। चलिए नीचे लिख देती हूँ, जिनको आप कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है? श और र के योग से बनता है, इसको क्या बोलते हैं? श्र। ये हो गया आपका 51। एंड संस्कृत में एक बड़ा री और है, हालांकि उसका जो अपन प्रयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं, रेयर केस में। ये कुल मिला के आपकी ध्वनियां हो गई सभी कितनी? 52। और जिस नई ध्वनि को शामिल किया गया है उससे के सहित 53। तो इस प्रकार ये हो गए आपके वर्ण, जितने भी अपन वोकेबलरी में यूज लेते हैं उन सभी वर्णों की अपन ने बारीक सी जानकारी हासिल की, और किसको क्या कहते हैं वो सभी अपन ने। जैसे ये ना कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, वैसे स्वरों में भी इनके उच्चारण स्थान है। ए क्या कंठ है ध्वनिया, ई तालव्य, उ ओष्ठ है, ए सॉरी ए ऐ ये कंठ है, तालव्य मिक्स है ये, ठीक है। ओ औ ओष्ठ है और कंठ है, वो कंठोष्ठ है ध्वनिया कही जाती है। इस और अंग है, ये है ये अनुनासिक। अगर आपसे पूछा जाए ये पांचों ध्वनियां नमंगणम है, जिसको संस्कृत में ये बना हुआ भी है सूत्र, ये कौन सी ध्वनियां है? नमंगणम है, नमंगलमय। ये है अनुनासिक ध्वनियां या नासिक ध्वनियां, ठीक है, जिनका उच्चारण किससे होता है? नासिका से। इसमें भी इन तीनों से का भी अलग अलग उच्चारण है। ये है दंत, मूर्धन्य और ये है तालव्य। इन तीनों का अलग अलग, और ये है का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक है। इनका बता ही दिया है, क्योंकि ये क्षत्र किन स्वरों के योग से, सॉरी व्यंजनों के योग से बने हैं, इनका भी थोड़ा सा जो है छोटा सा अपन ने डिटेल देख ली है। अब इनके बारे में एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है कि एक ध्वनि देकर जो है कि उसका उच्चारण स्थान की ये कौन सी ध्वनि कही जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन मेन अपना टॉपिक है संधि। वर्ण के, क्योंकि संधि जो है वर्णों का योग है, तो वर्ण के बारे में भी जानकारी हासिल करना अपना दायित्व बनता है। तो ये हो गए वर्ण। अब इनके योग से दूसरा अगला इसका स्टेप था शब्द। शब्द क्या है? मान लो मैंने लिखा यहां पर कमल, ये क्या है? ये फिलहाल दोनों ही स्टेप में अपने आप में क्या है? वर्ण है, शब्द नहीं है, वर्ण है, क्योंकि ये मैंने देखो अलग अलग टुकड़ों में लिखा है। लेकिन शब्द क्या है? जो अर्थ प्रदान करे। बिना अर्थ का जो अगर कोई वर्ण को इधर से उधर कैसे भी लिख दिया तो वो शब्द नहीं कहा जाएगा। शब्द वो है जो अपना अर्थ प्रकट करे। तो अर्थ की दृष्टि से जो वर्णों का समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा ये है कि अर्थ की दृष्टि से या अर्थ को प्रकट करते हुए वर्णों का जो समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा कमल, इसको ये मान लो मैंने जोड़ दिया, इन वर्णों को आपस में जोड़ दिया तो कमल है, क्या बन गया? कमल। ये अपने आप में एक फूल का अर्थ दे रहा है, ठीक है। अब यही कि ये वर्ण मैंने यहाँ लिए, मैं को मैंने इधर लिख दिया, कै को मैंने इधर लिख दिया, लय को मैंने इधर लिख दिया। वर्ण तो वो कि वो है, लेकिन उल्टे सीधे लिखे हैं, तो ये अपने आप में शब्द नहीं है।
भले ही वर्ण वो की वो है, परंतु इनका कोई संयोजन नहीं है, किसी भी प्रकार से ये सही रूप में नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए ये अपने आप में कोई अर्थ प्रकट नहीं कर रहे, इसलिए हम इनको जो है शब्द इसे नहीं कह सकते। ठीक है? इस प्रकार जो अर्थ प्रकट करे वो वर्णों का जो समूह हो उसे शब्द कहते हैं और फिर उन्हीं शब्दों के माध्यम से मान लो उसको पद में तब्दील करें तो इस शब्द के आगे कमल के आगे मैंने लिख दिया काफूल। ये क्या बन गया? पद। संयोजक जो है चिन्ह का प्रयोग करते हुए या वर्ण का प्रयोग करते हुए मैंने इसको पद बना दिया। अब इसको पूरे वाक्य में बनाए तो कमल का फूल। चलो इसको वाक्य में तब्दील करने के लिए के फूल का बगीचा। बगीचा। इस प्रकार ये जो है वर्णों से बना पद, ये यहाँ तक पद और फिर इसको कंप्लीटली वाक्य में आपने तब्दील। चलिए अब बात करते हैं संधि के बारे में। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? सबसे पहले ये जान लें। जहां पर स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर का व्यंजन से मेल हो, क्योंकि यण संधि में जो है स्वर का व्यंजन से भी मेल होगा। तो जहां पर स्वर का स्वर से स्वर अथवा व्यंजन से मेल से क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है? बात आती है इसके प्रकारों की कि इसके प्रकार कितने हैं। तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। कौन सी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये अपन जो है पढ़ेंगे इन 5 प्रकारों के बारे में। ठीक है? तो दीर्घ संधि की परिभाषा या फिर इनकी पहचान छोटे-छोटे रूप में यहाँ समझ लेते हैं। विस्तार से अपन इनको एक-एक करके पढ़ेंगे तब जो है अपन इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी हासिल करेंगे। अगर इसको शॉर्ट रूप में जैसे कि अपन पहले जब किताब लेके बैठते हैं तो किसी भी मैटर को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। और जब एग्ज़ाम टाइम में अपन को वापस रिवीज़न करना होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त अपने पास इतना वक़्त नहीं रहता कि उस टॉपिक को पूरा वापस लर्न किया जाए। फिर हम क्या करते हैं, हर चीज़ की एक छोटी-छोटी ट्रिक बना के रखते हैं, ठीक है? उस ट्रिक को याद रखते हैं और उस ट्रिक में ही अपनी पूरी डिटेल समाहित होती है। वैसे ही कुछ जो स्वर संधि के ये जो 5 प्रकार हैं, इन पाँचों प्रकारों की जो छोटी-छोटी जो अपनी विशेषता याद रखेंगे और उस छोटी-छोटी विशेषता को अपन जब आगे एक-एक रूप को डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसको पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे, तब वो छोटी-सी ट्रिक अपने दिमाग में कंठस्थ रहेगी। उस छोटी-सी ट्रिक में पूरा का पूरा डिटेल वाला मेथड जो भी है अपना कंप्लीट समाहित रहेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में जान लेते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि होती है समान स्वरों का मेल। समान स्वरों का मेल, जिसमें ए या आ हो तो वो क्या बन जाता है? वापस आ में तब्दील होता है। ई या ई हो तो वापस ई में तब्दील हो रहा है। ऊ या ऊ हो तो वापस ऊ में तब्दील हो रहा है। मतलब इन्हीं जब किसी शब्द का अपन विच्छेद करेंगे तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण दोनों ए या आ में से एक होगा और जब उसको वापस संधि करेंगे शब्द की तब क्या होगा? ए या आ ही दीर्घ होंगे, सॉरी, आ उपस्थित होगा
और इसमें बड़ा ई, मतलब दीर्घ का मतलब बड़ा और इसमें बड़ा ऊ। विच्छेद करते वक़्त दोनों साइड ए या आ उपस्थित हो सकते हैं, परंतु संधि करते वक़्त आपके सामने अगर ए या आ है तो आ हो जाएगा, ई या ई है तो बड़ी ई हो जाएगा, ऊ या ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ये इसकी विशेषता है, शॉर्ट ट्रिक। यानी कि दीर्घ संधि, एक तो सबसे बड़ी बात कि उस शब्द में वर्ण जो है दीर्घ रहेगा, बड़ा रहेगा, और दूसरी बात वो उसी वर्ण में तब्दील रहेंगे। जब उस शब्द का विच्छेद किया जाएगा तो जिस वर्ण का आगमन हो रहा है या उस जो वर्ण उसमें उपस्थित है वही वर्ण अपने छोटे या बड़े के विभाजित होगा। ये अपने को दीर्घ संधि में ध्यान रखना है। तो इसमें विशेषता क्या है इसकी? समान स्वरों का मेल। यही स्वर टुकड़ों के रूप में यही स्वर मिल रहे हैं आपको, और संधि होने पर आपके सामने भी उसमें यही स्वर रहेगा। ये छोटा सा इसकी जो है पहचान है। अगला है वृद्धि। आ ई उ आ गए। एक और बात ध्यान रखने की बात है, ये जो पूरे आपके स्वर है, अपन ने स्वर पढ़ी थी, उसमें अगर आपसे पूछा जाए, एक चीज बताना भूल गई, अभी बता देती हूँ कि पूरा अगर आपसे पूछ रहे कि मात्राएं कितनी होती है, टोटल मात्राएं, तो वो होती है 10। 13 स्वरों में मात्राएं केवल 10 ही होती है, क्योंकि आपका जो ये अंग और अंग है, ये अह जो है वो मात्रा में काउंट नहीं होता, ये व्यंजन गिना जाता है, ये व्यंजन में गिना जाता है। और उसके अलावा कितने हैं स्वर? 11। 11 में जो ये आपके महाराज ए है ना, इसको भी मात्रा में नहीं गिना जाता। ये ए भी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये प्रत्येक व्यंजन में जो है समाहित है अपने आप में। मात्राओं की शुरुआत कहाँ से होती है? आ से, और इसका अंत औ। तो ये आ से लेकर औ तक जितनी मात्राएं वो कितनी है आपके? टोटल 10। इस प्रकार अगर पूछा जाए कि मात्राएं पूरी कंप्लीट टोटल मात्राएं कितनी है, तो वो 10 ही है। अब इन 11 स्वरों में एक चीज और ध्यान रखने की बात है, वो इन तीनों में बंटे हुए, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो इन दोनों में नहीं मिलेंगे, जो इसमें है वो इन दोनों में नहीं मिलेंगे। तो आप इसको रटने के लिए, भाई जिनका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है फिर भी जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, या फिर शुरुआत से बेसिक से जो शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा रटने की आवश्यकता पड़ेगी। जो ब्रिलियंट है, जिनके पहले से कंठस्थ है, शायद उनको तो दिक्कत नहीं आएगी। तो उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक जो है इतना मजबूत नहीं है, मेरे जैसे सेल्फ स्टडी की है, क्योंकि मैंने 12th तक ही स्कूल का मुंह देखा, उसके बाद से सारी जो शिक्षा है वो घर पर ही प्राप्त की थी, प्राइवेट स्तर पर। तो ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है, अपना नॉलेज जो है अपन खुद ही रट कर प्राप्त करते हैं। तो वृद्धि संधि, दीर्घ संधि में बँट गए, आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, ठीक है? अगला है वृद्धि संधि, इसमें आपके 2 वृद्धि स्वर आएँगे, कौन-कौन से? एक तो आएगा आपके औ, और एक आएगा, ठीक है? औ और ऐ। यानी कि शब्द का जब मेल हो वर्णों का, तो वहां आपको औ और ऐ विद्यमान मिलेंगे। ये देख लिए तीनों, इनसे इन दोनों का कोई मेल नहीं है। उसके बाद में गुण संधि का है ए ओ अर। ये किन किन से बन रहे हैं? तो ये गुण संधि में ए और ई के योग से, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और ये है ए और ऊ के योग से, और ये है ए और री के योग से। एक सबसे बड़ी बात और, इन तीनों ही संधियों में आप जब संधि विच्छेद करेंगे, तब शब्द का जो आपका प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए या आ ही रहेगा हमेशा। उसके बाद कोई भी वर्ण आ सकता है, जो इस नियम में दिए हुए हैं, लेकिन प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण हमेशा इन तीनों के लिए, केवल इन तीनों के लिए ए या आ ही रहेगा। ये देख लीजिए इधर ए, ये औ है। इसमें भी वृद्धि स्वर हो रहा है आपके, इन स्वरों का योग हो रहा है। यण संधि में देखो जो है ये आदि स्वर और आदि व्यंजन का योग। तो अयादि संधि में उसमें बताएंगे आय, आय,
औ और आ। जब शब्द का उच्चारण करेंगे तो इन का आभास होगा, जैसे नयन, नयन, अय आ रहा है ना, नाविक, आव, नावी, आवी, आव, आवी, इस प्रकार ये शब्द जो है आपको महसूस होंगे, तो आप बोलने मात्र से ही पहचान जाएंगे कि उसमें क्या है, अयादि शब्द। अब बच्चा देखो इसमें ये सारे आ गए, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ए, ऐ, ओ, औ और ये री आ गए सभी। अब बचा सॉरी य। इसमें क्या होता है, इसमें जब स्वर और व्यंजन का जब लोप होता है या फिर इन दोनों का मेल होता है तो आपके शब्द बनता है य, और एक शब्द बनता है व। ठीक है, मुख्यतः य व। ठीक है, इनका जो है वो जो है असमान स्वर, असमान स्वरों का मेल, असमान स्वरों का मेल। किसी भी असमान स्वर के मेल से इनका य और व का, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग इन तीनों के नियम बने हुए, लेकिन इसमें नियम नहीं है। इसमें जो है वो नियम है कि इसमें असमान स्वरों के मेल से जो है इनका निर्माण होता है। एक री अर री भी है इसमें, य व और रै भी है। अब बारी आती है इनके अपन को डिटेल से पढ़ने की। ये तो है अपनी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इस ये और वह जो शब्द के अंदर मिलेंगे आपको, और सबसे बड़ी बात इसके पहचान की शॉर्ट ट्रिक में कि वो अधूरा वर्ण, ये जो है इसमें अधूरा वर्ण पहचान के लिए बताया है, बस याद रखने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको मतलब जैसे कि हर एक चीज को कंठस्थ करने का एक अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। बहुत सी आप इतिहास ये हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर जीके पढ़ते हैं तो देसी फॉर्मूले के माध्यम से ऐसे बहुत से ट्रिक है जिनको आप याद रखते हैं। तो ये भी, ये संधि का भी एक छोटा से छोटा फॉर्मूला है कि इनको आप ये छोटी छोटी चीजें जो आप जहन में बसा लेंगे, अब अपन को डिटेल से पढ़ेंगे कि ओ ऐ इनका निर्माण कैसे होता है, ए ओ अर किसके लिए, या फिर इसको आप एक एक लाइन में भी याद कर सकते हैं। दीर्घ संधि इतना तो पढ़ा है, दीर्घ का मतलब बड़ा, आ ई उ। उसके बाद वृद्धि, जो वृद्धि वाले स्वर है, हालांकि अपने को पता है ये औ और ऐ का निर्माण कैसे होता है, ठीक है नहीं, है कि नहीं। तो मतलब ए और उ से औ बनता है, ए और ई से ऐ बनता है, ये अपने को पता है। तो ये मूल स्वर क्या है, ए ई उ और री, मूल स्वर यही है। उसके बाद में अपने ही रूप से इनका अगला रूप जो है निर्माण हो रहा है। तो वृद्धि ओ ऐ, दीर्घ आ ई उ और गुण ए ओ अर। इस प्रकार ये शॉर्ट तरीका है, यण य व और र और यदि ऐ आ औ। ये शॉर्ट तरीका है। अपन जब विस्तार से इसको पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल कर लेंगे, और डिटेल से पढ़ा हुआ होगा तो ये चीजें जो अपने आप कंठस्थ रहेगी, और ये चीजें कंठस्थ रहेगी तो वो जो विस्तारित रूप है वो अपने आप ही जहन में बसा हुआ रहेगा। जैसे कि साहित्य में अपन ने पढ़ा है ना, ये रस की कंडीशन, कि ये जो रस होते हैं मतलब पीने वाले नहीं, ग्रहण करने वाले, भाव रूप में हमारे अंतर मन में समाहित रहते हैं। हम सामने ऐसी कंडीशन देखते हैं तो वो अपने आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई होते रहते हैं। मतलब हमारे जहन में टोटल प्रकार की भावनाएं बसी हुई रहती है, बस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जो अप्लाई होती है। वैसे ही इनका रोल रहेगा, डिटेल से पढ़ेंगे, अपने अंतर मन में स्थायी रूप से ये रहेंगे, और जैसे ही हमारे सामने कोई वैसा एग्जाम्पल आएगा तो उसकी टोटल डिटेल हमारे दिमाग में आएगी और सबसे पहले पे याद आ जाएँगे। तो अब टॉपिक अपना सॉरी अब अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं, तो बारी है इसकी, शुरुआत करते हैं वृद्धि संधि से। किससे? सॉरी दीर्घ, पहला दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की पहचान, अब इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है, सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था कि समान स्वरों का मेल।
ऊपर जो थे वो केवल शॉर्ट फॉर्मूले थे, उनका विस्तार से कोई लेना देना नहीं। अब अपन पढ़ेंगे इसको बिल्कुल विस्तार से। और आपको सबको पता ही है, चाहे वो 4th ग्रेड की वैकेंसी भरी हुई है, उसका एक तैयारी कर रहे हैं या फिर रेट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो और जिसका सब्जेक्ट फर्स्ट हो या सेकंड, ये तो संधि तो सभी में है। तो आप इसको विस्तार से आराम से पढ़िए क्योंकि यहाँ से तो 1-2 प्रश्न आराम से आने, आप मानकर चलिए। तो यहाँ से किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। समान स्वरों का मेल। समान स्वरों में जैसे अगर आपके सामने ए या आ हो, शब्द का विच्छेद करते संधि का जो संधि का विच्छेद करते वक्त आपके सामने ए या आ है या आ या ए है, कोई भी विच्छेद करते समय तो किसका निर्माण हो जाएगा? आगे वो शब्द आ में बदल जाएगा। अब मान लो ई या बड़ा ई, सामने बड़ा ई हो या छोटा ई, बदल जाएगा किसमें? बड़ा ई में। विच्छेद करते वक्त आपके सामने ऊ या बड़ा ऊ या फिर इधर भी बड़ा ऊ या छोटा ऊ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों तरफ बड़ा ऊ भी हो सकता है। इधर भी दोनों तरफ बड़ी ई भी हो सकती है। मतलब चारों रूप मैंने लिख दिए, लेकिन निर्माण किसमें होगा? बड़ा ऊ। ठीक है? ये इसकी पहचान रहेगी। मतलब ऊ ऊ कंप्लीटली ऊ, ई ई कंप्लीटली ई, ए या आ हो तो कंप्लीटली आ। इस प्रकार इन तीनों के जो है रूप में दीर्घ संधि का निर्माण होगा। अब इनका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जैसे विद्यालय अपन ने पढ़ा ही था। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे सामने शब्द था विद्या, धन, आलय। विद्या में कौन सा वर्ण है? आ। आलय में भी आ, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों मिलकर संधि का निर्माण करते हैं और दोनों मिलकर क्या बने? ये आ। ठीक है? अगला शब्द अपन लेते हैं मान लो अगला शब्द अब हमारे सामने है दीपावली। दीपावली विच्छेद मैंने किया तो शब्द हमारे सामने आया दीप धन अवली। जब इसकी वो विच्छेद करेंगे तो मात्रा जो है सॉरी छोटी हो जाएगी। अवली, दीपों की अवली, मतलब एक तरीके से लाइन जो बनाते हैं अपन उसको बोलते हैं अवली। दीप में किसका कौन सा वर्ण है? ए। और अवली में भी ए, दोनों मिलकर क्या बने? ये आ। ठीक है? ये ऐसा का ऐसा एक और वर्ड है मुक्तावली, सॉरी मुक्तावली। मुक्तावली विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा मुक्त धन अवली। ठीक है? इसमें मुक्त त में भी कौन सा वर्ण है? ए। और अवली में भी ए, दोनों मिलकर क्या बने? ठीक है? शब्द है हमारे सामने छात्रावास। छात्रावास विच्छेद किया तो शब्द हमारे सामने निकल कर आए छात्र धन आवास। छात्रों के लिए क्या है? आवास। त्र में कौन सा वर्ण है? ए का स्वर, और आवास का है ही। यानी कि आप एक बात का ध्यान रखिए, जब एक तो अपने को संधि विच्छेद करना आना चाहिए और संधि विच्छेद जब करते हैं अपन तो ये तो निश्चित है कि आपका जो द्वितीय शब्द सामने निकल कर आ रहा है उसमें पहला जो वर्ण है
वो कंप्लीटली स्वर आपके सामने निकल कर आएगा। और उसका प्रथम शब्द है, उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, तो उस व्यंजन में आपको स्वर ढूंढना है। बाकी द्वितीय वर्ण तो आपके सामने कंप्लीटली स्वर निकल कर आ ही रहा है। यहाँ पर देखिए ये छात्र ए में त्रय में ए है और आवास में आ आपका निकल कर आए, तो ये आ ए और आ मिलकर क्या बना, ठीक है। इस प्रकार अपन ने दीर्घ संधि की शुरुआत की है। इसके बारे में और बहुत सारे एग्जाम्पलों के साथ नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तो दीर्घ संधि के बारे में, सूत्र के बारे में अपन ने जाना है, एक तो एग्जाम्पल अपन ने ट्राई भी किए। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और जो डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।